एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए, मैं आज आपके लिए लेकर के आया इंटर ट्वेल्थ क्लास के लिए। ठीक है, आपको जो पूछा जाता है, इंग्लिश जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आपको सब्जेक्टिव भी रहेंगे। और इतना ही नहीं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के साथ साथ में आपको मिलेंगे प्रोज एंड पोइट्रीज, आपके बुक से मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर आपको मिलेंगे ग्रामर से भी मिलेंगे। तो सबसे पहली बात, हम देर ना करते हुए कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आप बोर्ड पर देखेंगे, वो रहेगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश स्टोरी ऑफ इंग्लिश से हम बात करेंगे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश अगर बारे में बात करेंगे ना, तो इस बुक के बारे में आपको जो भी 4, 5, 6 चैप्टर है पढ़ने को, उसके विषय में आपको कहीं ना कहीं जानकारी प्राप्त करना है। ठीक ना, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में ज़्यादा देर ना करते हुए अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हम आपको बता देते हैं। ठीक है, और कुछ थोड़ा मेरे साथ में देखते रहिएगा। अगर पहले कभी पढ़े होंगे तो ये रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़े होंगे तो और अच्छी बात है कि आप तुरंत एक ही फर्स्ट टाइम में आपको हम सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर भी हम सिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए, देर ना करते हुए आप थोड़ा ध्यान देंगे। ध्यान यहाँ पे दीजिए, लिखा है व्हाट इज द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश। पहला देख लो, लिखा है व्हाट इज द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में बात किया जाए तो इंग्लिश को 3 भागों में बांटा गया। इंग्लिश के कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में बांटा, कौन कौन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये बांटा गया है देख लो पहले, ओल्ड, मिडिल और मॉडर्न। ये कितने भागों में बांटा गया? ओल्ड, मिडिल और मॉडर्न, ये 3 भागों में बांटा गया। ये जो बांटा गया है ना, उसके बारे में पहले बात बताते हैं। देख लो, ओल्ड इंग्लिश कैसे, जब बचपन शुरुआत की बात करते हैं, जब शुरू से अगर बात करेंगे ना, तो शुरू से इंग्लिश कहीं ना कहीं ये बात करते हैं तो कौन इंग्लिश हो जाएगा? ओल्ड इंग्लिश हो जाएगा। उसके बाद में कौन इंग्लिश आया होगा? मिडिल इंग्लिश आया होगा। उसके बाद में कौन इंग्लिश आया जो अभी चल रहा है वर्तमान में, वह हम क्या कहेंगे? मॉडर्न इंग्लिश कहेंगे। तो इनके विषय में, इस विषय में हम बात करेंगे। कुछ इंग्लिश के विषय में, इंग्लिश राइटर के विषय में हम बात करेंगे कुछ है। देखिए कैसे कैसे क्या क्या रहेगा। ठीक है, अब देखो, बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखल है व्हाट इज द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश। ऑप्शन के साथ में बात कर रहा हूँ, ऑप्शन देख लेना। 1150 से 1450 तक, 1150 से 1550 तक, 1150 से लेकर 1500 तक, 1115 से लेकर 1600 तक। तो एक बात में बताते हैं बाबू, 1150 से लेकर के 1400 तक ये नहीं चला था, ये नहीं। अच्छा, ये भी नहीं। तो मैं बताता हूँ कि 1150 से, तनी ध्यान दीजिएगा, 1150 से लेकर के 1500 तक के बीच में, 1150 से लेकर 1500 तक के बीच को पता क्या कहा गया? इसको हम क्या कहेंगे? मिडिल इंग्लिश। ध्यान रखिएगा, 1150 से लेकर के 1500 तक के बीच में हम क्या कहेंगे? मिडिल इंग्लिश। ठीक ना, मिडिल इंग्लिश कहलाया। अब देख लो, मिडिल इंग्लिश हो गया। नेक्स्ट आगे देखते रहना, हमें एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देख लो, यहाँ पे लिखा है विच लैंग्वेज, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इधर से लिखा विच लैंग्वेज इज नॉट, विच लैंग्वेज इज नॉट, फिर से एक बार, विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, मतलब कौन सा इसमें ऑप्शन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन दे विच लैंग्वेज, यानी कि विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, यानी कौन सी जो भाषा है जो हमारा इसमें मातृभाषा नहीं है, या हम लोग ज़्यादा मतलब कि अपनी भाषा नहीं है, हमारे देश की भाषा नहीं है। तो सबसे पहली बात, कुछ जानने की कोशिश करना, प्राकृतिक भाषा हमारी नहीं है। तो एक बात जान लेना, हिंदी हम लोग बचपन से, हिंदुस्तान में हिंदी ज़्यादा चलता है, हिंदुस्तान में हिंदी ज़्यादा चलता है। उसके बाद में संस्कृत है। संस्कृत लैंग्वेज इज एन एंशियंट, संस्कृत लैंग्वेज इज एन एंशियंट लैंग्वेज। ठीक है, कहने का मतलब जो ये संस्कृत भाषा है, आज नहीं, एक बहुत प्राचीन भाषा है। ठीक है, मतलब जब इंग्लिश नहीं था ना, इंग्लिश का पहले, इंग्लिश से पहले का ये मतलब की भाषा है। चलो ठीक है, आगे देखिए। तो हम बात करेंगे विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, यानी कौन ऐसा भाषा जो हमारे देश के, हमारे प्रकृति की, हमारे हिंदुस्तान की नहीं है। तो इंग्लिश हमारे हिंदुस्तान की भाषा नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इंग्लिश। इसका सही आंसर क्या जाएगा? इंग्लिश जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच पीरियड्स नॉन्स
एज द चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द इंग्लिश, विच पीरियड्स नॉन एज द चाइल्डहुड पीरियड्स ऑफ द इंग्लिश। ऑप्शन है, ऑप्शन तो ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न, ओल्ड, मिडिल, इनमें नहीं, नन ऑफ दीज, एनओटी, नन ऑफ दीज जिसको हम शॉर्ट में लिखे हैं, एनओटी को या तो इनमें नहीं समझो या तो नन ऑफ दीज, इनमें नहीं। चलो तेने ध्यान दीजिए, मॉडर्न, ओल्ड, मिडिल, नोट। फिर से एक बार यहाँ लिखे, विच पीरियड्स नॉन एज द चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश का शुरुआती कौन सी इंग्लिश को हम काल रखेंगे, कौन सा काल को हम शुरुआती काल रखेंगे, छोटा बचपना कहा जाए, छोटे को से कौन सी अवस्था से। तो हम डायरेक्ट पहले क्या बताइए, पहले कौन आएगा, थोड़ा दिमाग लगा। ऑप्शन अगर आपको एग्जाम में मिलेंगे तो आप कैसे करिएगा। देख लो, पहले यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश लिखा, तो क्या डायरेक्ट पहले मॉडर्न आ जाएगा, क्या पहले मिडिल आएगा, जब भी आएगा तो पहले क्या आएगा, ओल्ड इंग्लिश, पहले पुराना वाला इंग्लिश रहेगा, पुराना इंग्लिश रहेगा तभी तो आएगा। पुराना इंग्लिश के साथ साथ में क्या हो जाएगा, पुराना इंग्लिश आएगा, यानी कि बचपन से इंग्लिश हम लोग जो सीखते हैं, बचपन का जो इंग्लिश रहेगा या पुराने समय में जो इंग्लिश रहा होगा लोग सीखे होंगे, तो कौन सी इंग्लिश, या ओल्ड इंग्लिश सीखे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज यंगर, ये वर्ड तो ध्यान दीजिएगा, कहीं पे अगर प्रॉब्लम होता है तो बोलेंगे मुझे। देख लो फिर से एक बार, इंग्लिश लैंग्वेज यंगर, यहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज यंगर देन हिंदी, संस्कृत, भोजपुरी, मगही, कुछ भी हो मतलब एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ पे 3-4 बस इंग्लिश लैंग्वेज यंगर, जो इंग्लिश भाषा है वो किसके भाषा के बाद है, किससे छोटा है, यंगर का मतलब छोटा यानी कि बाद वाला, तो बाद वाला कौन भाषा के बाद में आया होगा। तो उम्मीद है बाबू, मैंने अभी तुरंत बोल के गया कि संस्कृत इज एन एंशिएंट लैंग्वेज, इंग्लिश जो है, संस्कृत जो है, संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है और इंग्लिश जो आया संस्कृत के बाद आया, यानी कि इसका सटीक आंसर क्या चला जाएगा, संस्कृत। फिर से एक बार समझिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज यंगर मतलब कुछ ही, यंगर मतलब छोटा, यानी कि संस्कृत के बाद ही आया होगा। संस्कृत जो है आज नहीं बहुत सदियों से ये रहा है, संस्कृत जो रहा है सब बहुत सदियों से रहा है, ठीक ना, भाषा रहा है। जहाँ ऐसा लोग मानते हैं कि चाहे ग्रंथ हो, ठीक ना, वेद हो, वेदांग हो, या देवी देवता, ऋषि महर्षि, सारे के सारे लोग क्या किस में बात करते हैं, तो संस्कृत में बात करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट है, आगे देख लो, इंग्लिश ईस्ट फ्रॉम व्हेन, 15th सेंचुरी। देख लीजिए 15th सेंचुरी, एक बात जरा ध्यान देना बाबू रे, देख लो ऐसा है कि 1066 दिखाई पड़ रहा है आपको, हाँ दिखाई पड़ रहा है, 1066 से लेकर के 1150 तक रहा, इंग्लिश का कोई काल नहीं रहा। फिर से एक मिनट मेरी बात को सुन लीजिए, 1066 से लेकर के 1150 तक इंग्लिश का कोई काल नहीं रहा। तब 1150 से लेकर के 1150 से लेकर के जब इंग्लिश चलने लगा, तो 1150 से लेकर के 1500 तक ये कहलाया, पता है क्या, एक कौन सी इंग्लिश कहलाया, ये मिडिल इंग्लिश कहलाया। कौन सा इंग्लिश कहलाया, ये मिडिल इंग्लिश कहलाया। अब जब ये मिडिल इंग्लिश कहलाया तो अब 1500 के बाद अब हम लोग पहुँचे 2022 में, 2022 का 1-2 दिन बाद चले जाएंगे, मतलब चले जाएंगे 2023 में, यानी कि हम 2023 की बात कर देंगे। अब बताओ 1500 के बाद, यानी कि आज से 500-600 साल पहले की बात है, 1500 से बाद का जो है क्या बताते हैं इंग्लिश, 1500 से बाद के जो इंग्लिश है उसको हम क्या कहेंगे, 1500 से बाद का जो इंग्लिश आएगा ना उसे हम मॉडर्न इंग्लिश कहेंगे। कौन सी इंग्लिश कहेंगे, मॉडर्न इंग्लिश कहेंगे। तो ध्यान में आया, अभी जो कौन इंग्लिश हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मॉडर्न पढ़ रहे हैं ना। मिडिल हम कब तक बोलेंगे, 1 मिनट ध्यान रखिएगा, मिडिल हम कब से कब तक बोलेंगे, एक बार मैं इसके बारे में एक बार फिर समझा दूंगा पक्का। देख लो क्या है कि अभी मॉडर्न इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, 1500 से लेकर के अभी तक जो भी चल रहा है इंग्लिश हम लोग बोल रहे हैं, चाहे ब्रिटिश इंग्लिश बोलें या तो फिर अमेरिकन इंग्लिश बोलें। अमेरिकन इंग्लिश का भी हम लोग प्रयोग ज़्यादा करते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश का भी थोड़ा सा डिफरेंट है, स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क होता है, बाकी कुछ चेंजिंग नहीं रहता है। तो ये हो गया, तो हम लोग जो ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं अभी मॉडर्न इंग्लिश है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलो, इसका आंसर सही में आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलो, द वेस्टलैंड, तो ध्यान रखिएगा ये बुक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। द वेस्टलैंड इज रिटन बाय, द वेस्टलैंड इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक ना, वेस्टलैंड किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। तो हम बात करेंगे बाबू रे, द वेस्टलैंड जो लिखा गया है T.S. एलियट के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है,
टी.एस. इलियट के द्वारा। इसको सही आंसर क्या चला जाएगा? टी.एस. इलियट। देख लो, मैं जो पार्ट है पढ़ा रहा हूँ ना, आपके बुक का प्रोज एंड पोइट्री, यानी जैसे प्रोज में आपको पढ़ना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक ना, भारतीय जमाई होम, ऐसा कर करके आपको बुक मिलना है, चाइल्ड इज बॉर्न वगैरह। और लेकिन एक बुक अलग से जो जिसमें सिर्फ स्पेशल ड्रामा, नोवेल, स्टोरी, मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, इन सारी बातों पे चर्चा की गई है। तो अभी हम उसी से संबंधित उसी बुक का जो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं उसी में से आपको हम बताने का काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, एक बार फिर ध्यान देंगे, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय, ये रिटन बाय किसका है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है ना, ये रिटन पता है किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है अरुंधति राय, अरुंधति राय द्वारा, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? अरुंधति राय द्वारा लिखा गया। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि हम सबके सब बता दे रहे हैं। अब नेक्स्ट है एपीडब्ल्यू, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखल है द अस्टोप्स द कॉन्क्यूर, ठीक है। द अस्टोप द कॉन्क्यूर इज रिटन बाय, द अस्टोप द कॉन्क्यूर किसके द्वारा लिखा गया है? तब हम बात करेंगे, ये भी लिखल है बाबू, इसको नोट कर लेना आप लोग, लिखेंगे बोलेंगे ओलिवर, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? ओलिवर गोल्ड स्मिथ, ये इसके द्वारा लिखा गया है, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, ये हो गया आपको। तो इस प्रकार के कहीं ना कहीं अभी और हम बताना चाहेंगे, सबके सब थोड़ा सा ध्यान में रखते रहना। अभी देखा है कि इतनी सारी चीजें जो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सबके सब याद करना। अभी इतना, अभी और हम समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात करते हैं अभी तो विच लैंग्वेज हैज ब्राइट फ्यूचर, आपको ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन मिल गया कि विच लैंग्वेज हैज ब्राइट फ्यूचर, हिंदी, रशियन, इंग्लिश। किसका मतलब भविष्य उज्जवल है, किसका, कौन भाषा का सबसे ज्यादा भविष्य में प्रयोग किया जाएगा, किसका, कौन सा? तो आप विचार कर लो कि देख लेना कि विच लैंग्वेज हैज ब्राइट फ्यूचर। तो मैं बात बता रहा हूँ कि हिंदी सिर्फ हिंदुस्तान में ज़्यादा बोली जाती है, रशियन रूस में ज़्यादा बोली जाती है, तो उम्मीद है कि इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है। आगे भी प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश जो है क्या होगा? पूरी दुनिया में बोली जाती है। इसका आंसर, सटीक आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लिश। इंग्लिश इज द फ्यूचर ऑफ ए ग्लोबल, ठीक है, मतलब पूरे विश्व के लेकर के ना इंग्लिश एक भविष्य है। इंग्लिश है तो सब कुछ है, नहीं इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज इंग्लिश स्पोकन, अच्छा इंग्लिश कहाँ बोली जाती है? आपको एग्जाम में मिलेगा, ये पिछले बार नहीं 2019 में मिला था, वेयर इज इंग्लिश स्पोकन। तो आप जरा विचार करना, वेयर इज इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश स्पोकन इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, नहीं, इंग्लिश स्पोकन इज कहाँ? इंग्लिश स्पोकन इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जान लेना, ध्यान दे देना। ये पूरी दुनिया बोली जाती है, एक जगह कहीं नहीं बोली जाती, एक जगह कहीं नहीं बोली जाती है, पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है। कोई भी वर्क हो, कहीं का भी भाषा हो, तो उस भाषा के साथ में इंग्लिश का प्रयोग होता ही है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, बीच लैंग्वेज हैज ग्लोबल लैंग्वेज। अच्छा अभी मैंने तुरंत बात किया था कि इंग्लिश इज ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल एंड ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश जो अंतर्राष्ट्रीय और पूरे विश्व लेवल की भाषा है। तो ये तो स्पष्ट है, तो आप ही जवाब दे दोगे मुझे, ये तो स्पष्ट हो गया कि विच लैंग्वेज हैज ग्लोबल लैंग्वेज, तो ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश, इंग्लिश इज ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंग्लिश लिख देंगे आंसर में। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अच्छा, विच लैंग्वेज ऑफ सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, देख लो भारत में दूसरी भाषा कौन है? एक बात जाने ना, एक हमारे हिंदुस्तान में सबसे मेन भाषा के बारे में बात करते तो हिंदी करते हैं, लेकिन हिंदी के साथ साथ जरूरी नहीं कि हिंदी हो। ये आज हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहला पकड़ होता है, सबसे पहली भाषा होती है वो होता है मदर टंग। मदर टंग समझ रहे ना, मातृभाषा। आप जिस जगह पे रहोगे वहाँ की भाषा आप सीखते हो, वो पहली भाषा हो गया। उसके बाद अगर कोई भाषा का प्रयोग की जा रही है तो वो है इंग्लिश। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि विच लैंग्वेज ऑफ सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में दूसरी भाषा कौन है? तो भारत में दूसरी भाषा 8वीं सूची में, भारत के संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं की दर्जा है, लेकिन आज के दौर में सबसे ज़्यादा पकड़, बोली, सब कुछ क्या जा रही है? इंग्लिश। यानी कि हम सेकेंड लैंग्वेज के बारे में हम क्या जिक्र करेंगे? इंग्लिश। हम क्या करेंगे? इंग्लिश, ठीक ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट है ए पैसेज टू इंडिया,
वाज रिटेन, ध्यान देंगे। ए पैसेज टू, इसका हो गया सेकंड लैंग्वेज हम किसको कहेंगे, इंग्लिश को। नेक्स्ट आगे आ जाइए अब, इसका इसमें आंसर है ए पैसेज टू इंडिया, ये बुक है, ये रचना है। ए पैसेज टू इंडिया वाज रिटेन, ए पैसेज टू इंडिया वाज रिटेन यानी किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। एम फॉस्टर, एम फॉस्टर, इसको हम क्या नाम लिखेंगे, इसका जो राइटर है इसको आप ध्यान देंगे, एम ऐसे फॉस्टर, नोट कर लीजिएगा, एम फॉस्टर, ठीक ना। उसके बाद में देखिए आगे देखिए, वाल्ट विटमैन वाज, वाल्ट विटमैन वाज मतलब कि वाल्ट विटमैन कहाँ के कवि थे, तो हमारे पास ठीक वाल्ट विटमैन जो था वो पता कहाँ के कवि थे, वाल्ट विटमैन एन अमेरिकन, ठीक है। तो हम कहाँ बोलेंगे, कहाँ के कवि थे ये, तो वाल्ट विटमैन वाज अमेरिकन पोएट, ये कहाँ के रहने वाले थे, ध्यान रखना, वाल्ट विटमैन कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले, ठीक है। क्लियर हो गया। किसी प्रकार से कोई डाउट रहेगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैं आपके एग्जाम के प्रति समर्पित हूँ, मैं आपकी एग्जाम की तैयारी को लेकर के कि 12th क्लास में अच्छे से अच्छे अंक आए, इसलिए हर तरह से आपको मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, बना करके देना चाह रहा हूँ, ताकि बच्चों को कोई भी इंग्लिश में कोई भी प्रश्न छूट न जाए, ठीक है। नेक्स्ट, आर्म्स, आर्म्स एंड द मैन, ये भी एक रचना है। आर्म्स एंड द मैन रिटन बाय, एक देख लो इसमें भी आर्म्स एंड द मैन, ये किसके द्वारा रचना है, तो ये पता है किसके द्वारा रचना है, इसको आप नोट कर लेना, इसको भी जीबी शाह, ठीक ना। एक किसका रचना है, जीबी शाह का, ध्यान रखिएगा। आर्म्स एंड द मैन किसकी रचना है, जीबी शाह का, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लो, द ड्रामा मीन्स, द ड्रामा मीन्स का मतलब होता है, तो इसका ड्रामा का मतलब क्या होता है, आगे देखो ड्रामा का मतलब क्या होता है, तो ड्रामा उसको हम कहते हैं जो आप अपनी कला को, अपनी एक्टिंग को आप किसी मंच पर शो करते हैं, दिखाते हैं, लोग आपको देख करके आपके बारे में सब कुछ बताते हैं कि हाँ उसका एक्टिंग किस प्रकार का रहा। और ड्रामा हमारे हिंदुस्तान में तो फिलहाल उतना नहीं, लेकिन और अपने हिंदुस्तान को छोड़ करके ना ड्रामा बहुत फेमस है हमारे हिंदुस्तान में, तो कहाँ हमारे यहाँ तो सब एक्टिंग सब हीरो लोग कर रहे हैं, ठीक ना। हीरो लोग मतलब कि बारे में सब कुछ, वही हीरो लोग जो मतलब नकली एक्टिंग करते हैं, और ड्रामाटिस्ट जो होते हैं ना वो रियल करते हैं, जो भी करते हैं वो रियल करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, उनसे बेहतर इन लोग एक्टिंग भी नहीं करते हैं। देख लो, द ड्रामा मीन्स होता है, इसका मतलब होता है पता है, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि ड्रामा का मतलब क्या होता है, तो आप रिप्लाई देना थिंग डन, ठीक है। उसका अर्थ क्या दोगे, थिंग डन, एकदम नोट कर लेना। मैं ऐसा इसलिए आपको प्रेरित कर रहा हूँ कि किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हर प्रकार से आपकी हर समस्याओं का समाधान हो। इंग्लिश का एक भी ऑब्जेक्टिव आप ना छोड़ो, क्योंकि इसमें ये बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर देखो, ड्रामा जो शब्द कहाँ से आया है, तो ड्रामा कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, एक कैसी भाषा है, ग्रीक शब्द है, क्या ध्यान रख लेना। ड्रामा कैसे शब्द है, ये ग्रीक शब्द है। आप देख लो, उस सारे के सारे मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, आप उसे नोट कर लेना, और उसे क्या करना ना कि नोट करने के बाद एक एक परीक्षा देने जाने से पहले 1-2 बार रिवीजन कर लेना, पढ़ लेना। मेरे वीडियो को अगर देख लीजिए ध्यान से, मैं याद यहीं पे करा दूंगा जी। देख लो, तुगलक इज रिटेन बाय, तुगलक ये भी एक रचना। तुगलक को आखिर किसने लिखा, तो इसको लिखा था गिरीश कर्नाड ने लिखा था। क्या लिखा, कौन लिखा था, इसको लिखा था गिरीश कर्नाड लिखा था, ठीक ना। तुगलक को किसने लिखा था, गिरीश कर्नाड। अच्छा, ये हो गया। द रियल कॉमेडी, सबसे पहले आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहला द रियल कॉमेडी कौन सा है, रियल कॉमेडी कौन सा है, तब हम सही आंसर लेकर हम चले आते हैं रोस्टर डोस्टर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा ये सारा। रोस्टर डोस्टर वाज द कॉमेडी ऑफ रियल, यानी कि ये जो रोस्टर डोस्टर है यह एक प्रकार का रियल कॉमेडी है, ठीक है। बस आज इतना ही रहेगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।